जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग कक्षा 12वीं की दिगंत भाग 2 के पहले चैप्टर बातचीत के सारे इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो जो हमारा बातचीत जो चैप्टर है उनके जो लेखक हैं वो हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट। जो बातचीत हमारा चैप्टर है उनके लेखक कौन है? बालकृष्ण भट्ट। और जो आने वाली अगली परीक्षा है जो 2025 में आपकी जो 12वीं की परीक्षा होगी उसमें जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे वो सारे आज क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग अपने पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण जो भट्ट थे वो हमारे आधुनिक काल के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण भट्ट हमारे आधुनिक काल के रचनाकार थे। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बातचीत जो हमारा शीर्षक निबंध था उनके जो निबंधकार हैं वो हैं हमारे बालकृष्ण भट्ट। बातचीत शीर्षक के निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट थे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो बालकृष्ण जो भट्ट थे वो हमारे भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। बालकृष्ण भट्ट से आपके बारे में आपसे अगर पूछा जाए कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार थे तो वे थे हमारे भारतेंदु युग के रचनाकार। अगला क्वेश्चन जो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या बोलता है कि शीर्षक बातचीत किसके द्वारा लिखा गया है? तो शीर्षक जो बातचीत है वो हमारे बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही लिखा गया है। शीर्षक जो बातचीत है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। आगे बोलता है कि बातचीत भाषा की कौन सी विधि है? तो बातचीत जो भाषा की विधि है वो हमारी निबंध विधि है। बातचीत भाषा की कौन सी विधि है? तो निबंध विधि। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म हुआ था वो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को। आगे क्वेश्चन बोलता है 7 नंबर का क्या कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो बालकृष्ण भट्ट का जो निवास स्थान है वो है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो निवास स्थान था कहाँ? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु के बारे में आपसे पूछा गया है। तो बालकृष्ण भट्ट का जो मृत्यु हुआ था वो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का मृत्यु हुआ था। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट ने अपना अध्ययन किस भाषा में किया? तो बालकृष्ण भट्ट जो अपना अध्ययन किए थे वो संस्कृत भाषा में किए थे। बालकृष्ण भट्ट का जो अध्ययन हुआ था वो संस्कृत भाषा में हुआ था। 10 नंबर का क्वेश्चन बोलता है क्या कि बालकृष्ण भट्ट स्वभाव से कैसे थे? तो बालकृष्ण भट्ट जो स्वभाव से थे वो उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। बालकृष्ण भट्ट कैसे स्वभाव के व्यक्ति थे? तो बालकृष्ण भट्ट हमारे जो थे वो उग्र स्वभाव के उग्र प्रवृत्ति के क्या थे? व्यक्ति थे। आगे बोलते हैं क्या कि बालकृष्ण भट्ट के प्रेरक व्यक्ति कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट के जो प्रेरक व्यक्ति हैं वो थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। बालकृष्ण भट्ट का अगर आपसे प्रेरक व्यक्ति के बारे में पूछा जाए तो ये थे हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र। आगे क्वेश्चन बोलता है कि 1877 में हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका निकली थी वो किस सभा के द्वारा संपादित किया गया था? तो हमारा 1877 में हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था वो हिंदी वर्धिनी सभा के द्वारा क्या किया गया था? संपादित किया गया था। जो हिंदी प्रदीप नामक जो मासिक पत्रिका निकली थी वो निकली थी हिंदी वर्धिनी सभा से। आगे क्वेश्चन बोलता है क्या कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किसके द्वारा निकाला गया था? अब उस व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है जिन्होंने क्या किया था कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका को निकाला था। तो ये जो हमारे हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाला गया था वो निकाला गया था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका किनके द्वारा निकाला गया था तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा हमारा निकाला गया था। आगे क्वेश्चन बोलता है कि हिंदी प्रदीप क्या थी? तो हिंदी प्रदीप जो थी वो एक मासिक पत्रिका थी। पहले आप क्वेश्चन में पढ़ लिए थे कि जो हमारा हिंदी प्रदीप जो पत्रिका था वो कैसी पत्रिका थी? तो मासिक पत्रिका थी। तो वही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी प्रदीप जो है वो क्या है? तो हिंदी प्रदीप जो है वो एक मासिक पत्रिका थी।
आगे बोलते हैं कि हिंदी प्रदीप कितने वर्षों तक चला था, मतलब जो हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था वो कितने वर्षों तक चला, तो वो जो चला था वो कुल 33 वर्षों तक चला था। हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका 1877 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था वो कुल 33 वर्षों तक चला। जो अगला क्वेश्चन बोलता है वो क्या बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए किसने और कहाँ आमंत्रित किया था। तो बालकृष्ण भट्ट को जो हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए जो आमंत्रित किया गया था वो श्याम सुंदर दास के द्वारा काशी में बुलाया गया था। श्याम सुंदर दास के द्वारा किनको बुलाया गया था, काशी में। बालकृष्ण भट्ट को हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए आमंत्रित किया गया था श्याम सुंदर दास के द्वारा काशी में। काशी का मतलब अभी जो वाराणसी है उसको हम लोग काशी पहले बोलते थे। आगे बोलता है क्या कि बालकृष्ण भट्ट हिंदी शब्दकोश से अलग क्यों हो गए। तो बालकृष्ण भट्ट जो हिंदी शब्दकोश से अलग होने का जो उनका जो कारण था वो उनके साथ अच्छा व्यवहार ना होने के कारण क्या हो गए थे, वो हिंदी शब्दकोश से अलग हो गए थे। अगला बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं। तो जो बालकृष्ण भट्ट हैं वो हमारे भारतेंदु युग के रचनाकार थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, तो वे थे हमारे भारतेंदु युग के रचनाकार। बोलते हैं कि बालकृष्ण भट्ट क्या थे। बालकृष्ण भट्ट जो थे वो क्या थे, तो बालकृष्ण भट्ट जो थे वो एक गद्यकार थे। बालकृष्ण भट्ट क्या थे, तो बालकृष्ण भट्ट एक गद्यकार थे। आगे क्वेश्चन बोलता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को किस श्रेणी में रखा था। तो बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अंग्रेजी साहित्य के अस्टील दोनों के श्रेणी में इनको रखा गया था, इसलिए यहाँ पे आंसर जो सही होगा वो सी, ए और बी दोनों होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में बालकृष्ण भट्ट को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और अंग्रेजी साहित्य के अस्टील के श्रेणी में इनको रखा था। आगे बोलते हैं क्या कि हिंदी प्रदीप में किन विषयों पर निबंध लिखे गए। तो हिंदी प्रदीप में जो निबंध लिखा गया था वो सामाजिक साहित्य पे भी लिखा गया था और नैतिक और राजनीतिक दोनों चारों पे भी लिखा गया था, मतलब सामाजिक साहित्य पे भी और नैतिक और राजनीतिक पे भी। तो इसका भी आंसर जो हमारा होगा वो सी होगा, ए और बी दोनों ऑप्शन। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है, बोलता है कि वाक शक्ति के बिना सृष्टि कैसी होगी। तो वाक शक्ति के बिना जो सृष्टि रहेगी वो कैसी रहेगी, गूंगी रहेगी। अगर जो हमारे सृष्टि है उसमें अगर कोई लोग बोले ही नहीं तो हमारी सृष्टि कैसी होगी, गूंगी ही होगी ना। आगे बोलते हैं क्या कि वाक शक्ति के बिना हम अपनी अनुभव को कैसे व्यक्त कर सकते हैं। मतलब बोल क्या रहा है क्वेश्चन कि अगर हम बोल नहीं पाते तो हम अपनी अनुभव को, हम अपनी जो फीलिंग्स था वो लोगों के बीच में कैसे रख सकते थे। तो इसको जो रख सकते थे वो दूसरी इंद्रियों द्वारा, या आप समझे तो आप इशारों करके क्या कर सकते थे, रख सकते थे उनके लोगों के बीच में। आगे बोलते हैं कि वाक शक्ति क्या है। तो वाक शक्ति जो है वो एक ईश्वर के द्वारा दिया गया वरदान है। अगर हमारे पास वाक शक्ति नहीं होती तो हमारी पूरी सृष्टि जो होती वो क्या होती, गूंगी होती, और हम जो होते वो क्या होते, लूंज पूंज होते, मतलब कुछ बोल ही नहीं पाते, अपनी जो फीलिंग्स थे उसको दूसरे लोगों के सामने रख नहीं पाते। आगे बोलता है कि वाक शक्ति के बिना सभी लोग कैसे होते। तो वाक शक्ति के बिना जो सभी लोग होते वो लूंज पुंज होते हैं। कैसे होते, लूंज पुंज होते। अगर हमारे पास वाक शक्ति ना होती तो सृष्टि गूंगी होती और जो लोग होते वो क्या होते, लूंज पुंज होते। बोलता है क्या कि बातचीत में वाक शक्ति के कितने फायदों के बारे में बताया गया है। तो बातचीत में जो वाक शक्ति है उसमें जो बताया गया है वो हमारा बताया गया है दो शक्तियों के बारे में क्या किया गया है, यहाँ पे बताया गया है। कितने शक्तियों के बारे में बताया गया है, दो शक्तियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला जो क्वेश्चन है वो क्या बोलता है, तो अगला क्वेश्चन बोलता है हमारा कि स्पीच से किसका ढंग निराला है। तो स्पीच से जो बातचीत का जो ढंग है वो क्या है, निराला है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि स्पीच से जो किसका ढंग है वो क्या है, बातचीत का ढंग निराला। क्योंकि स्पीच में हमको बहुत ज़्यादा नाज नखरे दिखाने होते हैं, है ना, लेकिन बातचीत में ऐसा कुछ नहीं, हम लोग डायरेक्ट लोगों से क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। बोलता है कि किसमें नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता है। तो जब हम क्या करते हैं, लोगों के बीच में आपस में बातचीत करते हैं तो वहाँ पे हमको नाज नखरा दिखाने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। हम लोग डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। आगे बोलता है कि हंसी की अंतिम सीमा क्या है। तो हंसी की जो अंतिम सीमा है वो होठों को केवल फड़कना है। मतलब समझिए एक छोटी सी स्माइल, हम लोग छोटी सी मुस्कुराहट देते हैं, वो होती है हंसी की अंतिम सीमा। आगे क्या बोलता है
कि स्पीच का उद्देश्य क्या होता है। जो हम लोग स्पीच देते हैं उसका उद्देश्य क्या होता है। तो जो स्पीच देने का उद्देश्य होता है वो क्या होता है कि मन में जोश और उत्साह पैदा करना। जब भी देखते हो कि नेता लोग आपके सामने या फिर कोई भी आपके सामने स्पीच देता है तो वो काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, आपके मन में जोश और उत्साह को पैदा करने की कोशिश करते हैं। आगे क्या बोलता है कि मन रमाने का ढंग किस में है। जो मन रमाने का जो ढंग है वो किस में है, बातचीत से हम लोग क्या करते हैं, मन रमाने का काम करते हैं। स्पीच में तो सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, जो लोग स्पीच देते हैं उनके बातों को हम लोग सुनते हैं, लेकिन जब हम लोग बातचीत आपस में करते हैं तो दोनों पक्षों को क्या किया जाता है, पूरा बोलने का मौका दिया जाता है और हम लोग अच्छे से क्या करते हैं, मन रमा लेते हैं। आगे क्या बोलता है कि 16 वर्ष तक मनुष्य का मुंह देखने को किसे नहीं मिला था। तो 16 वर्षों तक जो मनुष्य का मुख देखने के लिए नहीं मिला था वो एक रॉबिन्सन क्रूसो नामक जो व्यक्ति था, वो क्या हुआ था कि 16 वर्षों तक एक टापू पे ही रह गया था और वो मनुष्य का मुख नहीं देख पाया था। तो ये जो आपका 32 नंबर क्वेश्चन है जिसमें आपसे पूछा गया कि 16 वर्ष तक मनुष्य का मुख किसने नहीं देखा था, तो वो एक रॉबिन्सन क्रूसो नामक व्यक्ति था जो क्या किया था, मुख नहीं देखा था। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का क्या बोलता है कि मनुष्य का गुण और दोष कैसे पता चलता है। तो मनुष्य का गुण और दोष जो है वो क्या होता है, बोलने से पता चलता है। वो किस तरह से बातचीत करता है उससे क्या करते हैं, हम लोग जो है उनके गुण और दोष के बारे में पता कर लेते हैं। आगे बोलता है कि बातचीत की सीमा क्या है। बातचीत की आपसे सीमा के बारे में पूछा गया है। तो बातचीत की जो अंतिम सीमा है वो क्या है, मीटिंग या सभा करके है। अगर अगर हम लोगों को क्या करना होता है, बातचीत करना होता है, तो बातचीत की जो आखिरी सीमा होती है वो क्या होती है, मीटिंग या सभा के द्वारा हम लोग क्या करते हैं। आगे बोलता है क्या कि वाक शक्ति के किन दो फायदों के बारे में बताया गया है। तो बात की शक्ति के जो फायदों के बारे में बताया गया है वो क्या किया गया, स्पीच और बातचीत। हम लोग जो बात शक्ति मतलब हम लोग के अंदर जो बोलने की शक्ति है उससे हम लोग या तो लोगों से बातचीत कर सकते हैं या फिर तो क्या कर सकते हैं, स्पीच दे सकते हैं। आगे क्या बोलता है 36 नंबर क्वेश्चन में कि लोगों के मन का मैल किसके द्वारा साफ होता है। तो लोगों का जो मन का मैल होता है वो बातचीत से क्या होता है, साफ होता है। अगर ज़्यादा लोग टेंशन में तो क्या करता है, लोगों से वो बातचीत करता है और अपना जो मन का मैल होता है, मन के अंदर जो गाद बैठा होता है उसको क्या करता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो अगर हम लोग एक दूसरे से बातचीत करें तो हमारे अंदर जो मन में मैल या गाद बैठा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। आगे क्या बोलता है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ये किसने कहा। तो ये जो कहे थे वो बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया था। किनके द्वारा कहा गया था, बेन जॉनसन के द्वारा कहा गया था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। आगे क्या बोलता है कि जो असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच हो सकती है, किसने कहा। एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहे थे कि असल जो बातचीत होती है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच होती है। तो ये जो कहने का काम किए थे वो किए थे एडिसन। एडिसन जी ने क्या कहा था कि असल बातचीत जो होती है वो सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। आगे क्वेश्चन बोलता है क्या कि बातचीत के प्रभाव को किन उदाहरण द्वारा समझाया गया है। मतलब बातचीत के जो प्रभाव हैं, जो उनका प्रभाव पड़ता है बातचीत करने से, वो किन उदाहरण के द्वारा समझाया गया। तो ये जो उदाहरण दिया गया वो गर्म दूध और ठंडा पानी का उदाहरण दिया गया था। ठीक है, कि अगर आप क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्से में या फिर गर्म है, तो अगर आप किसी से बातचीत करते हैं तो क्या हो जाते हैं, आप ठंडे पानी या फिर आप क्या बोलते हैं कि जिस तरह से जो गर्म दूध होता है वो खौलता रहता है और उसमें जैसे ही ठंडा पानी डालते हैं तो क्या हो जाता है, अस्थिर हो जाता है। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि जब लोग ज़्यादा ये होते हैं तो बातचीत करने से क्या होता है, उनका जो मन होता है वो क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। आगे क्वेश्चन जो है वो बोलता है कि तीन लोगों के बीच हुई बातचीत कैसी होती है। तीन लोगों के बीच जो बातचीत होता है वो कैसी बातचीत होती है। तो बोलता है कि अंगूठी में नग सी जड़ी। तीन लोग अगर आपस में बातचीत करते हैं तो जिस तरह से अंगूठी में नग जड़ी होती है उसी तरह से क्या होता है, तीन लोगों के बीच में बातचीत होती है। बोलता है कि असल बातचीत कितने लोगों के बीच होती है, क्योंकि बातचीत तो हम लोग एक लोग दो लोग के बीच में ही, तीन लोग के बीच में, चार लोग या फिर सभा या मीटिंग के द्वारा भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन जो असल में बातचीत होती है वो सिर्फ दो लोगों के बीच में होती है। असल जो बातचीत होती है वो किन लोगों के बीच में होती है, दो लोगों के बीच में होती है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि चार लोगों के बीच होने वाली बातचीत कैसी होती है। आपसे पूछा गया है कि अगर चार लोग आपस में बैठ कर के बातचीत करते हैं तो वो कैसी बातचीत होती है। तो वो जो बातचीत होती है वो होती है बेतकल्लुफ़ी। जो चार लोगों के बीच में बातचीत होती है वो कैसी बातचीत होती है, तो
तकल्लुफ़ी बातचीत होती है किनके बीच में? 4 लोगों के बीच में होती है। बोलते हैं कि 4 से अधिक लोगों की बातचीत क्या कहलाती है? अगर 4 से अधिक लोग जो बातचीत करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? जिसको हम लोग राम रमावल के नाम से जानते हैं कि लोग 4 लोग बैठ कर के हँसी मज़ाक कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राम रमावल, मतलब मन लगाने के लिए सिर्फ़ बातचीत करते हैं 4 से अधिक लोग। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है कि बातचीत के कितने भेद हैं? आपसे बातचीत के भेद के बारे में पूछा गया है। तो बातचीत के जो भेद हैं वो क्या हैं? अनेक भेद हैं। हम लोग क्या कर सकते हैं? अनेक तरीके से लोगों के बीच में बैठकर बातचीत कर सकते हैं। बोलते हैं कि रस का समुद्र किनके बातों में उमड़ता है? क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि रस का समुद्र किनके बातों में उमड़ता है? तो जो रस का समुद्र होता है वो दो सहेली लोग क्या करते हैं? जब आपस में बैठ कर के बातचीत करते हैं तो उनमें क्या होता है? उनके बात में रस का जो समुद्र होता है वो क्या होता है? उमड़ पड़ता है। मतलब इन लोग बहुत अच्छे से बातचीत करती हैं। आगे क्या बोलता है कि बूढ़ों की बातचीत कैसी होती है? आपसे पूछा गया कि जब बूढ़े लोग बातचीत करते हैं तो वो कैसी बातचीत होती है? तो देखिए, जब भी बूढ़े लोग क्या करते हैं? बातचीत करते हैं तो वो क्या करते हैं? किसी न किसी के बारे में या तो शिकायत करेंगे या फिर वो बातचीत करेंगे तो 4 सच बात बोलेंगे और 10 झूठ अफवाह फैलाने के लिए बोलेंगे, या फिर वो अपने गाँव की जो नौजवान लोग होते हैं उनकी क्या करती है? निंदा करने के काम करती है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है वो चारों ऑप्शन हमारा सही है, इसलिए हम इसका जो आंसर लगाएंगे वो लगाएंगे उपयुक्त सही, क्योंकि बूढ़े लोग की बातचीत या तो शिकायत से भरी हुई होती है, या फिर 4 वो सच बोलेंगे, 10 झूठ बोलेंगे, या फिर नौजवानों की ये क्या करेंगे? निंदा करने के काम करेंगे। मतलब नौजवानों की ये क्या करेंगे? शिकायत करेंगे, या फिर किसी भी घर की बात को निकाल करके क्या करेंगे? शिकायत करेंगे। अगला क्वेश्चन बोलता है कि खोड़े दांत निकाल कर कौन लड़ते हैं? तो दांत निकाल कर जो लड़ते हैं वो लड़ते हैं बुढ़िया लोग। अक्सर आप लोग अपने गांव में देखते होंगे कि जब भी बूढ़ी लोगों के बीच में, जो दादी लोग के बीच में, जो या नानी लोग के बीच में जो लड़ाई होता होगा, वो उनके तो दांत टूटे हुए होते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? अपने खोड़े दांत को निकाल करके और लड़ाई करते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज करने का काम करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या कि बात करने का हुनर किन लोगों में है? तो बात करने का जो हुनर है वो यूरोप के लोगों में पाया जाता है। बात करने का हुनर जो है वो किन किन लोगों के बीच में है? तो यूरोप के लोगों में जो बातचीत करने का हुनर है वो है। आगे बोलता है कि बातचीत की पूर्ण शोभा किस में है? बातचीत की पूर्ण शोभा किस में है? तो बातचीत की जो पूर्ण शोभा है वो काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। किन में है? काव्य कला प्रवीण विद्वान मंडली में है। आगे क्या बोलता है कि सुहद गोष्ठी किसका नाम है? सुहद गोष्ठी जो है वो किसका नाम है? तो सुहद गोष्ठी जो नाम है वो चतुराई से बात करने वाले की। जब लोग क्या करते हैं? चतुराई से बात करते हैं तो उन्हें सुहद गोष्ठी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुहद गोष्ठी। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि चतुराई से बात करने की कला को क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं सुहद गोष्ठी बोलते हैं। आगे बोलता है सुहद गोष्ठी को आधुनिक बातचीत में क्या कहते हैं? सुहद गोष्ठी को आधुनिक बातचीत में क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं सशास्त्र। क्या बोलते हैं? सशास्त्र बोलते हैं। किनको? सुहद गोष्ठी को। आगे जो क्वेश्चन 52 नंबर है वो क्या बोलता है कि प्रपंच तात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना क्या है? बोलते हैं क्या कि प्रपंच तात्मक संसार का एक बड़ा भारी आईना क्या है? तो एक जो बड़ा भारी आईना है वो हमारे भीतर मनोवृत्ति, हमारे भीतर जो मनोवृत्ति है वो संसार का एक क्या है? बहुत बड़ी आईना है, ठीक है। आगे 53 नंबर बोलता है कि कतरनी के समान सदा स्वच्छंद क्या चला करती है? बोलते हैं कि कतरनी, कतरनी कहने का मतलब कैंची की समान जो है वो हमेशा क्या चलती है? तो कैंची की हमेशा जो जो कैंची के समान जो हमेशा चलती है वो क्या चलती है? हमारी जीवा चलती है। क्या चलती है? जीवा जो चलती है वो किसके समान चलती है? तो हमेशा कतरनी के समान, कैंची के समान हमारी जीवा चलती है। आगे बोलता है कि शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान है। शक्ति परम पूज्य मंदिर है, परमार्थ का एकमात्र सोपान क्या है? तो ये जो हमारा शक्ति परम पूज्य मंदिर जो परमार्थ का एक सोपान है वो हमारा क्या है? तो अपनी जीवा को काबू में रखना। अपनी जीवा को अगर हम काबू में रख लें तो क्या है? हमारा शक्ति का परम पूज्य मंदिर है, ठीक है। आप जिस तरह से अपनी जीवा को चलाएंगे उस तरह से क्या होगा? आपको इज्जत मिलेगा, है ना। आगे क्वेश्चन 55 नंबर क्या बोलता है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है या वाप बनकर निकल पड़ता है कैसे? आपसे पूछा गया है कि जो हमारे मन में मवाद या धुआं जमा रहता है वो भाप बनकर निकल पड़ता है, तो ये कैसे निकल पड़ता है? तो ये जो निकल पड़ता है वो बातचीत के जरिए। जब हम क्या करते हैं? लोगों से बातचीत करते हैं तो हमारे अंदर जो मन में जो मैल रहता है, गाद रहता है, वो क्या होता है? हमारा निकल पड़ता है।
आगे क्या बोलता है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रहसन है। बोलता है कि जैसा काम वैसा परिणाम एक प्रहसन है, तो वह किस लेखक के द्वारा रचित है। तो ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ही क्या किया गया है, रचित है। आगे क्वेश्चन बोलता है क्या कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम आपसे पूछा गया है। तो बालकृष्ण भट्ट का जो पिता का नाम था वो बेनी प्रसाद भट्ट था। क्या नाम था बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम? बेनी प्रसाद भट्ट। ये आपके एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना है। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। दमयंती स्वयंवर जो है वो किस लेखक की रचना है। तो जो दमयंती स्वयंवर है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किनके द्वारा लिखा गया है? बालकृष्ण भट्ट के द्वारा ये दमयंती स्वयंवर लिखा गया है। आगे क्वेश्चन बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बालकृष्ण भट्ट की जो रचना बातचीत है वो एक ललित निबंध है। क्या है? ललित निबंध। आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जो हमारा बातचीत पाठ है वो क्या है, तो बातचीत पाठ जो है हमारा एक ललित निबंध है। आगे क्वेश्चन क्या बोलता है 60 का, बोलता है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है। मतलब जो मनुष्य लोग आपस में बैठ करके बातचीत करते हैं उसका उत्तम तरीका क्या है। तो उत्तम तरीका है अवाक होकर अपने से बातचीत करना। अवाक होकर मतलब बिना रोक टोक के, बिना किसी तरह के हिचकिचाहट के क्या होते हैं, अपने लोगों से बातचीत करना ही क्या है, एक उत्तम तरीका है। आगे बोलता है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। मतलब अगर हम बातचीत करते हैं, संवाद करते हैं, तो हमारा जो महत्वपूर्ण है वो क्या है। तो हमारा जो महत्वपूर्ण होने वाला है वो आत्मीयता है। क्या है? आत्मीयता जो है वो क्या है, हमारा महत्वपूर्ण है। आगे क्या बोलता है हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन 62 नंबर, बोलता है कि संयोगिता स्वयंवर की रचना किसके द्वारा की गई है। जो संयोगिता स्वयंवर है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये लिखा गया श्रीनिवास दास की। जो संयोगिता स्वयंवर है वो किनके द्वारा लिखा गया है। तो श्रीनिवास दास के द्वारा लिखा गया। एक आपसे पहले क्वेश्चन पूछा गया था दमयंती स्वयंवर के बारे में, और आपसे पूछा गया संयोगिता स्वयंवर। तो ये जो दमयंती स्वयंवर था वो लिखा गया था बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, और ये जो संयोगिता स्वयंवर है वो लिखा गया श्रीनिवास दास के द्वारा। आगे क्या बोलता है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। आपसे ऑप्शन में दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। तो देखिए हम लोग चैप्टर में पहले पढ़ चुके थे कि नूतन ब्रह्मचारी जो है वो क्या है, बालकृष्ण भट्ट की रचना थी। 100 अजान एक सुजान भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है। सद्भाव का अभाव भी बालकृष्ण भट्ट का रचना है। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया ऑप्शन दिया गया है परीक्षा गुरु, ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है। अगला क्वेश्चन बोलता है क्या 64 नंबर, कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। पहले पूछा गया था कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है, लेकिन अब पूछा गया है कि निम्नलिखित में से या कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो रेल का विकट खेल जो है वो रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। बोलता है 65 नंबर क्वेश्चन क्या, कि बालकृष्ण भट्ट की कौन सी मासिक पत्रिका निकाला। तो हम लोग अभी पहले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके थे कि जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो निकाला गया था वो हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी, और हिंदी वर्धिनी सभा से निकाली गई थी, जो कि कुल 33 वर्षों तक चला था। अगला बोलता है कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। हम आपको पहले बताए थे कि रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति थे जो क्या हुए थे, 16 वर्षों तक एक टापू पे व्यतीत किए थे, और उन्होंने 16 वर्ष तो किसी भी व्यक्ति से नहीं मिला, और अगर 16 वर्षों के बाद वो मिले थे व्यक्ति से तो वे मिले थे फ्राइडे से, और फ्राइडे के मुख से ही क्या किए थे, वो एक पहली बात सुने थे। कौन? रॉबिन्सन क्रूसो। 67 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। मतलब बोलता है क्या कि बातचीत के माध्यम से, बातचीत जो चैप्टर वो लिखे हैं उसके माध्यम से ये हमें क्या बताना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से हमें जो बताना चाहते हैं वो बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, कि लोगों के जो बातचीत करने का तरीका है या बातचीत की उनकी जो शैली है वो क्या है। आगे बोलता है कि भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा था। तो हम ये क्वेश्चन की पहले भी चर्चा कर चुके थे कि जो बालकृष्ण भट्ट हैं उनको अंग्रेजी के एडिशन और स्टील से क्या किया गया था, इनको तुलना किया गया था, और ये जो तुलना करने के जो काम किए थे वो रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा
भट्ट जी को अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में इनको रखा गया है। अगला क्वेश्चन जो बोलता है 69 नंबर, बोलता है कि बालकृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया था। फिर से वही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बालकृष्ण भट्ट ने एक पत्रिका निकाला था, तो वो कौन सी पत्रिका थी। तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो पत्रिका निकाला गया था वो हिंदी प्रदीप पत्रिका निकाला गया था। कौन सी पत्रिका निकाली गई थी? हिंदी प्रदीप पत्रिका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा निकाला गया था। फिर बोलते हैं कि बालकृष्ण ने हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका निकालना कब प्रारंभ किया था। अब आपसे क्या पूछा गया है? साल के बारे में, वर्ष के बारे में पूछा गया है कि किस वर्ष हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका निकलना प्रारंभ हुई थी। तो हिंदी प्रदीप नामक जो पत्रिका निकलना प्रारंभ हुई थी वो 1877 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। कब हुई थी? 1877 ईस्वी में प्रारंभ हुई थी। 71 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित नहीं है। फिर आपसे पूछा गया है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी जो रचना है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित नहीं है। तो हम लोग इसमें मेघदूतम जो लिखा गया है वो बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, क्योंकि बालकृष्ण भट्ट पद्मावती का भी रचना किए थे, वेणी संहार का भी रचना किए थे और मेघनाथ वध का भी रचना किए थे, लेकिन मेघदूतम का रचना बालकृष्ण भट्ट के द्वारा नहीं किया गया था। अगला क्वेश्चन जो बोलता है वो क्या बोलता है, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित है। अब आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो उपन्यास है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। तो इसमें से जो 100 उजान एक सुजान, ऑप्शन नंबर सी जो है वो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। 100 उजान एक सुजान, 100 अजान एक सुजान जो उपन्यास है वो किनके द्वारा रचित है? तो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है। आगे बोलता है क्या कि नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है। नाटक के प्रारंभ में होने वाले मंगल पाठ को क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम कहते हैं नांदी पाठ। क्या बोलते हैं? नांदी पाठ। जैसे जब आप देखते हो कि कोई लोग भाषण देते हैं, जैसे नेता लोग भाषण देते हैं या फिर और कोई भी लोग भाषण देते हैं, तो वो सबसे पहले बोलते हैं हमारे प्यारे मित्रों, साथियों, आप सभी को नमस्कार। ये सब जो बोलते हैं पहले भाषण देने से पहले जो बोलते हैं, डियर जेंटल्समैन, है ना, ये सब जो बोलते हैं उन्हें हमने नांदी पाठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नांदी पाठ बोलने का काम करते हैं। आगे बोलता है क्या कि बातचीत से किस प्रकार का हो जाता है। मतलब आपसे पूछा गया है कि बातचीत से जो मन है वो किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत से जो हमारा मन हो जाता है वो हल्का और स्वच्छ हो जाता है। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि मन के अंदर जो गाद होता है वो बातचीत करने से क्या होता है? निकल जाता है। आगे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया 75 का, वो बोला है किसके ना होने से सृष्टि गूंगी प्रतीत होती है। मतलब आपसे पूछा है क्या कि अगर क्या ना हो तो हमारी जो सृष्टि होती है वो गूंगी हो जाती है। तो हम आपको पहले ही बता चुके थे कि अगर हमारे अंदर वाक शक्ति ना हो तो सृष्टि गूंगी हो जाएगी और जो लोग होते हैं वो क्या हो जाते हैं? लूंज पूंज हो जाते हैं। लोग कैसे हो जाते हैं? लूंज पूंज हो जाते हैं और सृष्टि कैसी हो जाती है? गूंगी हो जाती है। अगला बोला गया है क्वेश्चन क्या कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है। तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो किन लोगों के बीच में है? तो ये यूरोप के लोगों के बीच में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज़्यादा पाया जाता है। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो जो प्रचलित है वो हमारे यूरोप के लोगों में प्रचलित है। सबसे लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। बोलता है कि 100 अजान एक सुजान उपन्यास के लेखक कौन है। अब ये पहले हम आपको बता चुके थे कि बालकृष्ण भट्ट के द्वारा 100 अजान एक सुजान उपन्यास लिखा गया है। तो इसका जो आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन होगा। 100 अजान एक सुजान उपन्यास के जो लेखक हैं वो बालकृष्ण भट्ट हैं। यहीं पे हमारा जो सारा ऑब्जेक्टिव था बातचीत चैप्टर का वो क्या होता है? खत्म होता है। टोटल हम लोग लगभग 77 या 76 के आसपास हम लोग ऑब्जेक्टिव क्लियर करने का काम किए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जितने भी हम आपको आज ये ऑब्जेक्टिव बताए हैं वो आने वाली जो आपकी परीक्षा है 2025 में जो आपकी परीक्षा होगी 12वीं की, उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो सभी को जय हिंद।